कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कल हमने 8वें सवाल को सारणी से समझाया था। आर की वैल्यू निकाली, फिर आर की वैल्यू निकाल करके मैंने आपको दिखाया कि ये समतुल्य है, ये सममित है, ये संक्रमक है। थोड़ा लंबा था लेकिन समझ में आया होगा। आज हम उसके आगे चर्चा करते हैं, उसकी द्वितीय विधि को देखते हैं। क्या दिया हुआ द्वितीय विधि? द्वितीय विधि कि आर बराबर क्या है? आर बराबर ए कामा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी सम। तो मॉड ए माइनस बी सम है, इसका मतलब मॉड ए माइनस बी दो का गुणज है। अब देखिए यही सवाल कितनी तरह से पूछा जा सकता है। पहला ऐसे लिखा हुआ है कि आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी दो का गुणज है, ऐसे बोल सकता है। इसी को ऐसे लिखा हुआ कि आर बराबर ए कामा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी सम है, या इसी को ऐसे बोल सकता है कि आर बराबर ए कामा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी दो से विभाजित होता है। तीनों परिस्थितियों में आपको एक ही तरीका अपनाना है, यानी शब्द बदल जाएंगे लेकिन तरीका वही होगा। भाव आपको देखना है कि सवाल में क्या कह रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है। अगर आप इस चीज को नहीं ध्यान देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बात में आगे नहीं आ गया तो चलिए अब हम द्वितीय विधि से हल करते हैं। सबसे पहले समतुल्य के बारे में, किसके बारे में चर्चा करेंगे? समतुल्य के बारे में। क्लियर हुआ? तो समतुल्य क्या है? समतुल्य में क्या बताया था कि जहां B है वहां पर क्या रख देंगे? A रख देंगे। ये तो बताया था हमने, कहा था मान A बिलोंग करता है, ये किसको बिलोंग करता है? कैपिटल ए को। कैपिटल ए वही है कौन वाला? ए बराबर तो दिया हुआ आपके सवाल में 1 2 3 4 एंड 5। तो मैंने माना कि माना ये काम करता है। समतुल्य में मैंने क्या कहा था? बी के स्थान पर क्या रख देंगे? ए रख देंगे। जी हाँ, रख दिया। तो बी के स्थान पर ए रख दिया तो मॉड ए माइनस ए, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड 0, और मॉड 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और 0 क्या होता है? दो से सम है कि नहीं है? जी हाँ, लिखेंगे जो क्या है? सम है, जो सम है। तो स्टेटमेंट मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। तो जब स्टेटमेंट में मिल गया इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर A इज रिलेटेड विद A बाय द रिलेशन R फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू इसके A। क्लियर हुआ? इसलिए एक ऐसा संबंध है समतुल्य संबंध। इसलिए एक ऐसा संबंध है समतुल्य संबंध। कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बात हमारा नहीं बढ़िया से। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सममित के बारे में। किस संबंध के बारे में? सममित संबंध के बारे में। सममित संबंध के बारे में। तो सममित संबंध में हमने क्या बताया था कि हम मानेंगे कि माना ए का संबंध किससे है? बी से है, और हम दिखाएंगे कि वही संबंध बी का ए से हो जाए। तो चलिए हम मानते हैं कि माना ए इज रिलेटेड विद बी, जहां ए और बी का संबंध किससे है? कैपिटल ए से। इट इंप्लाइज दैट अगर हमने माना कि ए का संबंध बी से है, तो अगर ए का संबंध बी से हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि मॉड ए माइनस बी क्या होगा? सम होगा कि नहीं होगा? इट इंप्लाइज दैट मॉड ए माइनस बी क्या है? सम। मॉड ए माइनस बी सम है। अब हमको लाना क्या, जाना कहां है कि ए का जो संबंध बी से है, हमको दिखाना क्या है कि बी का संबंध ए से है। इसका मतलब अगर हम दिखा दें कि जहां ए है वहां बी हो जाए, और जहां बी है वहां ए हो जाए,
इंटरचेंज हो जाएंगे। हम क्या दिखा दें कि मॉड बी माइनस ए सम है, तो हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर? यानी यहाँ पर ए माइनस बी सम है और हमें दिखा दें कि ए के स्थान पर बी हो जाए और बी के स्थान पर ए हो जाए और वो मिल जाए कि मॉड बी माइनस ए सम है, तो हमारा काम बन जाएगा। जी हाँ, निश्चित रूप से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉड माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, बी माइनस ए। माइनस कॉमन ले लिया, कितना मिला, बी माइनस ए मिला। और ये क्या है, सम है कि नहीं है? जी हाँ, ये सम है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉड बी माइनस ए क्या हो गया, सम हो गया। कोई दिक्कत है? तो जब मॉड बी माइनस ए सम है, इट इंप्लाइज है, माइनस का मॉड क्या होगा, प्लस हो जाता है। इट इंप्लाइज है मॉड बी माइनस, क्योंकि आपको बताया जाता है माइनस का मॉड क्या होगा, प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताया जाता है। तो यहाँ पर माइनस का मॉड प्लस हो गया और यहाँ क्या बचेगा, मॉड बी माइनस ए सम। और मॉड बी माइनस ए सम है, इसका मतलब है कि जहां ए था वहां पर बी नहीं गया, तो जहां पर बी था वहां पर ए आ गया। इसका मतलब है कि बी का सम किससे हो गया, ए से हो गया। इंप्लाइज है बी इज रिलेटेड विद ए बाय द रिलेशन आर। क्लियर हो गया? इसलिए आर कैसा संबंध है, आर सम संबंध। क्लियर? बात समझ नहीं आ रही? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? इतनी बात समझ आ रही है? फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, संक्रमक संबंध के बारे में। किसके बारे में, संक्रमक संबंध के बारे में। तो संक्रमक संबंध क्या है? हम मानेंगे कि माना A is related with B और B is related with C बाय द रिलेशन आर। A का संबंध B से है और B का संबंध C से है। किस संबंध के द्वारा, R संबंध के द्वारा, जहां A B C बिलोंग करते हैं कैपिटल A। ध्यान दीजिए, मैं कई बार बता चुका हूं, सतुल्य संबंध में फॉर बी ए लिखते हैं, लेकिन सम्मित और संक्रमक में फॉर बी का चिन्ह नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि यदि है तो होना चाहिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। जबकि सतुल्य में प्रत्येक अवयव का संबंध प्रत्येक अवयव से मतलब अपने आप से होना चाहिए, इसलिए वहां पर फॉर के बारे में बात की जाती है। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने माना कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से। इसका मतलब क्या है, यदि ए का संबंध बी से है तो मॉड ए माइनस बी क्या है, सम है। और मॉड बी माइनस सी, क्योंकि बी का संबंध सी से है, इसका मतलब है कि बी माइनस सी भी सम है। तो अगर ए माइनस बी सम है, बी माइनस सी सम है, तो बिना मॉड के भी ये सम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस बी सम है और b माइनस सी क्या होगा, सम ही होगा। क्योंकि मॉड हटाने पर भी वो दो से तो विभाजित होगा ही होगा, भले चिन्ह बदल जाए। लेकिन जैसे अगर 4 है, 4 2 से कट रहा है, तो माइनस 4 भी तो 2 से कटेगा, विभाजित होगा कि नहीं होगा? जी हाँ होगा। तो भले ही मॉड हट गया, मॉड हटने से हो सकता है इसका चिन्ह बदल जाए, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सम ही रहेंगे, विषम नहीं होंगे। क्योंकि अगर इनका मान 2 4 6 8 10 12 है, तो यहां पर भी इसका मान 2 4 6 8 10 12 से ही संबंधित होगा। क्लियर हो गया? हो सकता है चिन्ह बदल जाए, लेकिन उसकी वैल्यू 3 नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से क्या देखा आपने, a माइनस बी सम, मॉड a माइनस बी सम है और मॉड b माइनस सी सम है। इसका मतलब है कि a माइनस बी सम है, b माइनस सी। क्लियर हो गया? अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि a का संबंध c से होता है तो संक्रमक हो जाएगा। तो a का संबंध c से हो जाए, तो अगर a का संबंध b से है तो मॉड a माइनस b सम है,
तो हम यहां से हमको क्या लाना है कि ए का संबंध सी से, अर्थात हमको दिखाना है कि मॉड ए माइनस सी क्या है, सम है। मॉड ए माइनस सी क्या है, सम है। क्लियर हो नहीं हुआ? हमको ये दिखाना है कि मॉड ए माइनस सी क्या है, सम है। तो मॉड ए माइनस सी सम है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ए माइनस सी सम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दो संख्याएं सम हैं तो उनका जोड़ भी सम होगा कि नहीं होगा। 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, अगर हम दोनों को जोड़े तो 6 एक सम संख्या होगी कि नहीं होगी? जी हाँ होगी। तो ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक सम संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो यहां से लिखा आपने, इसलिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी एक सम है। क्लियर? तो जब बी से बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और इसका मतलब है कि ए माइनस सी एक सम है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और जब ए माइनस सी सम है, इसका मतलब है कि मॉड ए माइनस सी की क्या होगा, सम है। क्लियर? बात समझ में आ गया? और जब मॉड ए माइनस सी सम है, इसका मतलब है कि ए इज रिलेटेड विद सी। अब आप अभी तक यहीं पर लटके होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इतना करने की क्या जरूरत थी, आपको ए माइनस सी मॉड ए माइनस सी लाना ही था तो इन दोनों को जोड़ देते और मॉड ए माइनस सी मिल जाता। प्यारे बच्चों, ध्यान देना है आपको कि मॉड ए प्लस मॉड बी इज नॉट इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। गलत है। ये प्रूफ आपको बताया जा चुका है कि दो संख्याओं के जो है मॉड का जो योगफल होगा वो उनके योगफल के मॉड के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम इनको सीधे नहीं जोड़ सकते। अगर हम इनको सीधे जोड़ ही देते तो हमको तो यहाँ सीधे उत्तर मिल जाता, तो फिर हमको इतना बवाल करने की क्या जरूरत थी। तो प्यारे बच्चों, मॉड ए प्लस मॉड बी अर्थात मॉड ए यानी मॉड ए माइनस बी और मॉड बी माइनस सी को जोड़कर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। इसीलिए इतना प्रक्रिया हमको आगे बढ़ाना पड़ा। बात समझ में आ गया? तो आपके मन की जो संशय है तो खत्म हो गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब तो समझ में आ गया होगा। इट इंप्लाइज दैट ए का संबंध सी से है। इट इंप्लाइज दैट आर क्या है, संक्रमक संबंध है। आर संक्रमक। क्या देखा आपने कि आर सम्मित है, सतुल्य है और संक्रमक है। देयरफॉर आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो देखा आपने, कल हमने एक तरीके से इसको सीखा था, आज हमने दूसरे तरीके से इसको सीखा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी सवाल को कैसे लगाना है। आगे बढ़े हम लोग। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सिद्ध कीजिए a बराबर x, a बराबर x बिलोंग टू z, यानी a बराबर x, x किसको में बिलोंग करता है, z को, अर्थात x एक पूर्णांक है और x की जो वैल्यू है, x का जो मान है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 12। ये है इसका मतलब। x ये कहता है कि x एक पूर्णांक है और x का मान 0 से लेकर के कहां तक है, 12 तक है। अर्थात यहां से अगर आप लिखना चाहें तो a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये बात सुना। अब कह रहा है इस सवाल में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से एक प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसमें
इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में आर को जो डिफाइन किया गया है, आर की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है कि आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए कामा बी सच दैट क्या होगा, मॉड ए माइनस बी, मॉड ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। और बताना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो प्यारे बच्चों, अभी कल और आज मिलाकर हमने जो सवाल बताया है सेम उसी कुछ तरह का एक सवाल है। वहां पर सम संख्या थी, यानी 2 का गुणज था, यहाँ पर 4 का गुणज है। तो जो जो प्रोसेस आपने पिछले सवाल में किया है सेम प्रोसेस यहाँ पर करते जाएंगे। बस क्या करना है, जहां आपने सम है लिखा है वहां पर आपको क्या लिख देना है, 4 का गुणज है। और इस तरह से आपको ये सम्मित संबंध मिल जाएगा, इसी तरह से वो स्वतुल्य संबंध मिल जाएगा और उसी तरह से ये संक्रमक संबंध भी मिल जाएगा। मुझे लगता है इस सवाल को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे जो मेथड जो कल बताया था मैंने, कैलकुलेशन मेथड, सारणी विधि, कि आप उसी तरह से बनाइए कि 0 में से 0 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा। जी हाँ, यानी 0 का संबंध 0 से है। फिर 0 में से 1 को घटाएंगे 1 मिलेगा मॉड लेने पर, जो 4 का गुणज नहीं, इसलिए 0 का संबंध 1 से नहीं होगा। यानी अलग अलग एक सारणी बना लीजिए और फिर उसमें आप दिखाइए कि ये स्वतुल्य है, ये सम्मित है, ये संक्रमक है, और फिर वो तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो आप चाहे पहले मेथड को लगाएं चाहे आप दूसरे मेथड को लगाएं, दोनों मेथड आपके लिए आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, कर लेना चाहिए मुझे लगता है। दूसरे में क्या कह रहा है कि आर बराबर ए गामा बी, यानी ए का संबंध बी से है, सच दैट ए बराबर बी, ये भी बड़ा आसान है, ये भी तुल्यता संबंध होगा। ये भी कह रहा है कि तुल्यता संबंध होता है। बताइए, एक छोटा सा सवाल है, स्वतुल्य के लिए बी की जगह पर ए रखेंगे, ए बराबर ए हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो गया। सम्मित के लिए मानेंगे कि ए का संबंध बी से है, जब मानेंगे ए का संबंध बी से है तो यहां से क्या मिलेगा कि ए बराबर बी हो, और जब बी ए बराबर बी हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी बराबर किसके हो गया, ए के, इसका मतलब बी का संबंध ए से हो जाएगा, और जब बी का संबंध ए से हो जाएगा तो सम्मित हो जाएगा। फिर संक्रमक के लिए हम मानेंगे कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है। अगर ए का संबंध बी से है तो ए बराबर बी होगा, बी का संबंध सी से है तो बी बराबर सी होगा। ए बराबर बी हो गया, बी बराबर सी हो गया, यानी ए बराबर सी हो गया। अर्थात एक पहले का संबंध तीसरे से हो गया, इसलिए संक्रमक संबंध है, तो इसलिए तुल्यता संबंध होगा। मुझे लगता है ये सवाल बताने की जरूरत नहीं है, अगर क्योंकि सेम सवाल ऐसे मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे पेजों की संख्या वाली बात बताई, जैसे पेजों की संख्या थी, यहाँ पर केवल संख्या पेजों, जैसे अलमारी में पुस्तकालय में पेजों की संख्या वाला सवाल बताया था, सेम से यहाँ पर है। तो मुझे लगता है दोनों सवालों की जरूरत नहीं है। 4 का गुणज है, वहां पर 2 का गुणज था, वहां पर सम की बात हो रही थी, यहाँ पर 4 की बात हो रही है। सेम प्रोसेस कर सकते हैं। मुझे लगता है ये सवाल बताने की जरूरत नहीं है। अब इसमें छोटा सा एक लाइन दिया हुआ है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को बताइए। अर्थात ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में आपको ऐसे अवयवों को बताना है। भले ये कह रहा है एक संबंध ये भी है और एक संबंध ये भी है, इन दोनों संबंधों में ऐसे अवयवों को ज्ञात कीजिए जिनका संबंध एक से हो, जिनका संबंध किससे हो, एक से हो। तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए एक से, तो एक में से 0 को घटाएंगे 1 मिलेगा, क्या 1 4 का गुणज है, जी नहीं। एक में से 1 को घटाएंगे 0 मिलेगा, और 0 4 का गुणज होता है, यानी 1 का संबंध 1 से हो गया। 1 का संबंध किससे हो गया, 1 से हो गया। वो ध्यान समझे, 1 का संबंध किससे हो गया, 1 से। फिर 1 में से 2 घटाएंगे -1 मिलेगा, क्या वो 4 का गुणज है, जी नहीं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। अब आप पूछ रहे हैं, फिर आप पूछ रहे हैं कि केवल एक ही क्यों की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके सवाल में लास्ट में यही दिया हुआ है कि एक से संबंधित अवयवों के बारे में आपको बताना है। तो 1 का इसमें से 0 को घटाया 1 मिला, 1 4 का गुणज नहीं है, इसलिए नहीं लिखा गया। 1 में से 1 को घटाएंगे 0 मिलेगा, इसलिए 1 का संबंध 1 से हो गया। फिर 1 में से 2 को घटाएंगे -1 आएगा, -1 का मॉड लेंगे +1 आएगा, तो 4 का गुणज नहीं है, इसलिए नहीं लिखा गया। फिर 1 में से 2 को घटाएंगे 3 को घटाएंगे -2 आएगा, मॉड -2 +2 हो जाएगा,
4 का गुणज नहीं होगा। एक में से 4 को घटाएंगे -3 आएगा, वो भी 4 का गुणज नहीं है। एक में से जब 5 को घटाएंगे तो -4 आएगा, और -4 का यहाँ पर 1 रखेंगे, 5 की जगह पर 5 रखेंगे। एक में से 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, और -4 का जब मार लेंगे तो +4 मिलेगा, जो 4 का गुणज है, अर्थात 1 का समूह किससे हो गया, 5 से। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? सुमार आ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। फिर 1 में से 6 को घटाएंगे, -5 मिलेगा, अंतर 5 हुआ, 4 का गुणज नहीं है। 1 और 6 का अंतर 5 गुना नहीं हुआ। 1 और 7 का अंतर 6 हुआ, 4 का गुणज नहीं है। 1 और 8 का अंतर लेंगे 7 आएगा, 7 भी 4 का गुणज नहीं है। 1 और 9 का अंतर लेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, 8 4 से विभाजित होता है, इसलिए 4 का गुणज है, अर्थात 1 गामा 9 हो गया। फिर 1 का 11 से अंतर लेंगे 10 आएगा, 10 1 और 11 का अंतर कितना हुआ, 10 हुआ कि नहीं हुआ, 10 4 का गुणज है क्या, नहीं है, इसलिए नहीं है। अब 1 और 12 का अंतर लेंगे कितना आएगा, 11 आएगा, 11 क्या 4 का गुणज है, जी नहीं, और अब खत्म हो गया। यानी 1 का संबंध किससे किससे है, 1 से है। 1 का संबंध किससे है, 5 से है। 1 का संबंध किससे है, 9 से है। अब सवाल में आपसे पूछा है कि ऐसे अवयवों का संबंध बताइए, अवयवों को बताइए जिनका संबंध किससे है, 1 से है। 1 का संबंध किससे किससे है, 1 से है, 5 से है और 9 से है। किससे किससे है, 1 से है और 5 से है और 9 से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 5, 9। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? जी हाँ, क्लियर हो गई होगी, उत्तर हो गया होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, A बराबर B, यानी संबंध कब होगा, जब दोनों सेम होंगे। और किसके बारे में चर्चा करनी है, 1 के बारे में। तो क्या 1 0 के बराबर है, जी नहीं। क्या 1 1 के बराबर है, जी हाँ। 1 का संबंध किससे हो गया, 1 से। क्या 1 2 के बराबर है, जी नहीं। क्या 1 3 के बराबर है, जी नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 का गुणज ढूंढ रहे थे, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बराबर। संबंधों के हिसाब से चलेंगे ना, इसमें 4 का गुणज था तो 4 का गुणज देख रहे थे कि अंतर 4 का गुणज होना चाहिए। यहाँ पर संबंध तब होगा जब दोनों बराबर होंगे, नहीं तो संबंध नहीं होगा। तो उन अवयवों को ढूंढ रहे हैं। तो क्या 1 0 के बराबर है, जी नहीं, लिखा गया। क्या 1 1 के बराबर है, जी हाँ, 1 का संबंध 1 से हो गया। क्या 1 2 के बराबर है, जी नहीं। क्या 1 3 के बराबर है, जी नहीं। क्या 1 4 के बराबर नहीं है, यानी किसी में के बराबर नहीं है, इसलिए एक ही अवयव है ऐसा, यानी 1 का संबंध केवल 1 से है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो केवल एक ही एक ऐसा अवयव है, एक जो है जिसका संबंध 1 से है, इसलिए इसका उत्तर ये हो गया और इसका उत्तर ये हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो मुझे लगता है कि संबंध को समझने में मैंने हर एक सवाल आपको बताया है, 2 तरीके से बताया है, ताकि आप बेहतर ढंग से समझे, सवाल को लगाएं। फिर भी यदि कोई दिक्कत रहती है तो जरूर बताएं, अपनी समस्याओं को बताएंगे तो उसका निराकरण किया जाएगा, उसको दूर किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन हो मन में मैसेज करें, मैं जरूर उनको बताऊंगा, अगले वीडियो में उसके बारे में जरूर बताऊंगा, ताकि आपके मन में जो संशय है वो समाप्त हो जाए। जब तक आप अपने मन की बात हमसे नहीं कहेंगे, हम आप कैसे जान पाएंगे, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं कि हम आपकी बातों को आपके सामने देखते रहें और आपकी मन की बात को जानकर बता दें। तो प्लीज अगर आपको कोई समस्या होती है मैसेज करें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है मैसेज करेंगे, निश्चित रूप से मैं आपको उसका जो है रिप्लाई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 10वां सवाल देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? क्या है देखते हैं कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो पर ना तो सुतुल्य हो और ना तो संक्रमक हो। दूसरा है संक्रमक हो पर ना तो सुतुल्य हो ना ही सम्मित हो। तीसरा है सुतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रमक ना हो। चौथा है सुतुल्य तथा संक्रमक हो किंतु सम्मित ना हो।
पांचवा है सम्मित तथा संक्रमक हो परंतु सतुल्य ना हो। तो एक हम सभी उदाहरणों को, इसके सारे सवालों को एक उदाहरण से बताते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप वही उदाहरण है, आप अपने मन से कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। तो एक सेट ले लेते हैं, छोटा सा, बहुत बड़ा सेट ले लेंगे हम। मान लेंगे कि माना A इज इक्वल टू 1 2 3, मान लिया। अब इसमें पहला कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि सम्मित हो परंतु ना तो सतुल्य हो ना ही संक्रमक हो। तो R बराबर अगर आप लिख दे रहे हैं 1, 2 और 2, 1, तो ये सम्मित है कि नहीं है? ये सम्मित है कि नहीं? क्योंकि अगर A का संबंध B से है तो B का संबंध A से है, यानी ये सम्मित हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये सतुल्य है? जी नहीं। ना 1 का संबंध 1 से है, ना 1 का संबंध 2 का संबंध 2 से है, ना 3 का संबंध 3 से। क्या ये संक्रमक है? जी नहीं। 1 का संबंध B से हो, B का संबंध C से हो, तो A का संबंध C से देखना है। ना ये सम्मित है, ना ये ना ये सतुल्य है, ना ये संक्रमक है। क्या है? सतुल्य हो गया, आपका आंसर हो गया। फिर देखिए दूसरा कह रहा है संक्रमक हो परंतु ना तो सतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। यानी क्या बताना है? संक्रमक है परंतु ना तो सतुल्य है ना ही सम्मित है। तो दूसरा लिखिए R 1, 2, इसी से रिलेट कर रहे हैं 2, 3 और 1, 3। तो देखिए आप A का संबंध B से यानी 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से यानी ठीक, और इससे क्या मिला कि 1 का संबंध इससे है 3 से। तो ये संक्रमक संबंध है कि नहीं है? जी हाँ, ये संक्रमक संबंध है। फिर कह रहा है ये सतुल्य नहीं होना चाहिए। क्या 1 का संबंध 1 से है? जी नहीं। क्या 2 का संबंध 2 से है? जी नहीं। क्या 3 का संबंध 3 से है? जी नहीं। इसलिए सतुल्य संबंध नहीं है। नहीं है, सम्मित तो नहीं है। सम्मित तो नहीं, क्योंकि अगर 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। क्या इसमें दिख रहा है? जी नहीं, दिख नहीं रहा है। इसलिए ना तो ये सतुल्य है और ना ही ये सम्मित है। ये क्या है? संक्रमक है। तीसरा क्या है? सतुल्य तथा सम्मित हो परंतु संक्रमक ना हो। सतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रमक ना हो। तो सतुल्य R बराबर देखिए आपने 1, 2, 2, 3, 3 सतुल्य हो गया। सतुल्य हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। सम्मित हो 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 1 से। सतुल्य भी है और सम्मित भी है। क्या है? क्योंकि अगर 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। अब क्या ये संक्रमक है? जी नहीं। ये संक्रमक यहाँ पर संक्रमक के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। तो ये सम्मित है ये और ये सतुल्य है, लेकिन संक्रमक नहीं है। अब आपके मन में आ जाए सर इसमें और बढ़ा दें 1, 3 और 3, 1 लिखें तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? जी नहीं। अब भी ये सम्मित है। अब आप कहेंगे सर इसमें 2, 3 और 3, 2 बढ़ा दें तो क्या है? अब गड़बड़ हो जाएगा? जी नहीं। अभी ये सम्मित है, अभी ये सतुल्य और सम्मित है, लेकिन संक्रमक नहीं है। इसके बारे में आप मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ छोड़ लेते हैं, इतना ही लिख लेते हैं, इतना ही लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक लिखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है? ये सतुल्य है और ये क्या है? सम्मित है, संक्रमक नहीं है। क्लियर हो गया? हो गया? बात समझे नहीं समझे? क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो आपका मन हो आप इतना ना लिखिए, आप इतना ही लिखिए, तब भी ये क्या होगा? ये क्या होगा? सम्मित होगा। ये सतुल्य है और ये क्या है? सम्मित भी है। बात समझ में? इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। मुझे लगता है अब मैंने आपको जो बातें समझानी थी, जो बातें बतानी थी, वो बता दी है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। इस तरह से आप चौथा भी कर लेंगे और पांचवा भी कर लेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि कल ये आपका पाठ, ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा धीरे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा धीरे पढ़ा गया संबंध को, लेकिन ढंग से पढ़िए। फलन को और ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर संबंध और फलन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे कंपटीशंस में इससे संबंधित बातें आती हैं।
अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।